नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस कहानी में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सुहानी, सुहानी, कहाँ हो तुम? नवीन सुहानी को आवाज़ देते हुए बोला। तुमने अभी तक मम्मी के कपड़े नहीं बदलवाए? तुम्हें पता है ना, आज भैया भाभी मम्मी से मिलने आने वाले हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब जाकर पहले उनके कपड़े बदल कर जाओ। सुहानी, नवीन, कितनी बार कहा है तुमसे कि एक नर्स रख लो, लेकिन तुमसे रखते ही नहीं बनता। अब रूपा तो आती ही होगी, आएगी तो वही बदल देगी उनके कपड़े। सुहानी ने भी पलटकर जवाब दिया। तुम्हें बताया है ना मैंने कि मैं नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने पहले से ही मुझसे बिना पूछे रूपा के 3,000 रुपये बढ़ा दिए हैं। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? नवीन ने जवाब दिया। अच्छा, तुम अकेले कोई पैसे नहीं लगा रहे हो। तुम्हारे भैया भाभी भी तुमको बराबर पैसे देते हैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए। उन पैसों को तो तुम अपनी जेब में संभाल कर रख लेते हो। मम्मी जी का इलाज सरकारी अस्पताल में चलता है, दवाइयाँ डिस्पेंसरी से आ जाती हैं। फिर भी एक नर्स लगाने में तुम्हें जोर आता है। आज तो सुहानी भी बराबर जवाब दे रही थी। हाँ, जैसे और तो खर्चे हैं ही नहीं। एक तो आने जाने वाले लोगों से ही दुखी हूँ मैं। अधिकतर रिश्तेदार बाहर रहने वाले लोग हैं। यहाँ आते तो कम से कम 1-2 दिन तो रुकते ही हैं। क्या उन लोगों के ऊपर खर्च नहीं होते? अरे तुम बहू हो, क्या तुमसे मम्मी की सेवा नहीं होती? कम से कम तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो। मैंने तुम्हारी मम्मी का ठेका नहीं लिया है जो उनकी सेवा करती रहूंगी। कोई मैं अकेली बहू नहीं हूँ उनकी, एक और बहू भी है। और क्यों समझूं मैं तुम्हारी हालत? क्या तुमने समझी थी मेरी हालत? कहते कहते सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। बस तुमसे तो गड़े मुर्दे उखड़वा लो। तुम्हारी मम्मी में और मेरी मम्मी में बहुत फर्क है। और थोड़ा धीरे बोलो, अंदर मम्मी को सुनाई देगा। आज अपनी सास को तरसा रही हो तो कल तुम भी तरसोगी। याद रखो, इंसान अपने किए हुए इसी दुनिया में भुगतता है। नवीन ने गुस्से में कहा। फिर तो समझ लो तुम्हारी मम्मी अपने किए को ही भुगत रही हैं। मेरी माँ भी इसी तरह बिस्तर पर थी, लाचार सी। बदले में तुम्हारी मम्मी और तुमने क्या किया? कहती कहती सुहानी के आंसू जब रुके नहीं तो वह अपने कमरे में चली गई। सुहानी अपनी मम्मी की इकलौती बेटी थी। पापा का देहांत बहुत पहले हो गया था। घर वालों ने उनकी दूसरी शादी के लिए दबाव भी बनाया था, पर सुहानी के चलते उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की। आखिर एक स्कूल में नौकरी कर उन्होंने सुहानी को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सुहानी ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने नवीन से उसका विवाह करवाया। जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने अपनी बेटी को देकर विदा किया था। सुहानी की विदाई के बाद अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ उनका 3 कमरों का एक मकान था। दिन में तो वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना टाइम पास कर लेती, जिससे उनका अकेलापन भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता। इधर सुहानी भी अपने ससुराल में खुश थी। घर में सास कावेरी जी और पति नवीन ही थे, जबकि जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। एक दिन अचानक सुहानी के पास उसके मायके में पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये सुनकर सुहानी नवीन के साथ फटाफट अपने मायके रवाना हुई। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और ब्लॉकेज ज़्यादा था, इसलिए बाईपास करना जरूरी था। खैर, मम्मी का मेडिकल था तो सब कुछ आसानी से हो गया। नवीन तो चौथे दिन ही वापस आ गया, पर सुहानी वहीं रह गई। 15 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि अब बार बार चेकअप के लिए जाना था। उसने इस बारे में नवीन से बात की तो उसने कहा, यार मेरी मम्मी भी तो अकेली हैं, इतने दिन वहाँ छोड़ दिया वो क्या कम था? आखिर मम्मी भी अकेली यहाँ परेशान होती हैं। अब कुछ भी हो तुम तो वापस आ जाओ।
नवीन के फैसले को सुनकर सुहानी वापस आ गई, लेकिन अपने साथ अपनी मम्मी को भी वहीं ले आई। आखिर उन्हें अकेली किसके भरोसे छोड़कर आती। उन्हें वहां देखकर कावेरी जी और नवीन जी दोनों का मुंह बन गया। वो लोग तो सीधे मुंह से बात भी नहीं करते थे। कई बार कावेरी जी वहीं पास वाले कमरे में बैठकर जानबूझकर जोर जोर से बड़बड़ाती थी, ताकि उनकी आवाज सुहानी की मम्मी के कानों तक पहुंचे। पहले के लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे। हाय रे कलयुग, आजकल के बेटी के घर में आकर टिक जाने का जमाना आ गया है। तो कभी कहती, अरे जो बेटी के घर आकर रहता है उन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। शास्त्रों में लिखा है, ऐसे लोग तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरते हैं। ये देखकर सुहानी को भी बहुत दुख होता था, पर वो कुछ कर नहीं पाती थी। मम्मी ने उसे साफ मना कर रखा था कि मेरे लिए अपने ससुराल में मत बिगाड़ना, और सुहानी से जाने की जिद करती तो सुहानी उन्हें जाने नहीं देती। ये सब सुनकर धीरे धीरे उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इधर एक दिन सुहानी अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई। उस दिन नवीन घर पर ही था। अपनी कुछ जरूरी फाइल ढूंढने के चक्कर में उसने अलमारी में देखा कि कुछ पेपर्स और गहने रखे हुए थे। उसने उन्हें उठाकर देखा तो वह सुहानी के मायके वाले घर के पेपर्स थे। शायद यहाँ आते समय सुहानी वो सब यहाँ लेकर आई थी। उसने इस बारे में कावेरी जी को बताया तो कावेरी जी ने कहा, बेटा आज नहीं तो कल तेरी सास को मरना ही है, फिर तो सब कुछ तेरा ही है। तुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है ना। इस मकान से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे ना, फिर लोन लेने की क्या जरूरत है। पर मम्मी, तुम्हारी बहू की मम्मी राजी भी होगी। वो तो मुझ पर छोड़ दे, बस तू जरूरी पेपर्स बनवा ले और फिर सुहानी को यहाँ से किसी काम से ले जाना, कावेरी जी ने कहा। 5 दिन बाद शाम को नवीन ने सुहानी से तैयार होने को कहा। सुहानी, तुम तैयार हो जाओ, बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं, तो आज हम मूवी देखने चलेंगे। पर सुहानी ने मना कर दिया तो नवीन नाराज हो गया। पर जब सुहानी की मम्मी को ये बात पता चली तो उन्होंने सुहानी को समझाकर भेजा। जब सुहानी और नवीन वहां से चले गए, कावेरी जी उनके पास आकर बैठ गई। समधन जी, ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें भेज दिया। वैसे भी काफी दिन हो गए थे उन लोगों को एक साथ बाहर गए हुए। इस बहाने मुझे भी अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। ये सुनकर सुहानी की मम्मी मुस्कुरा दी। तब कावेरी जी ने कहा, देखिए ना समधन जी, अब उम्र हो गई है, हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, पर इस महंगाई के दौर में दवाइयाँ, डॉक्टर, अस्पताल, इन्हीं सब में बजट बिगड़ जाता है। सुना है सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाइयों का बंदोबस्त कर रखा है। अब सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है तो सुविधा तो लेनी ही चाहिए। इसलिए मैंने तो अपने लिए आज नवीन से कहकर ये फॉर्म मंगाया है, ताकि कम से कम दवाइयाँ तो मुफ्त में ही मिल जाएं। फिर सोचा आपके लिए भी जरूरत होगी तो आपके लिए भी फॉर्म साथ में ही मंगवा लिया। उनकी बात सुनकर सुहानी की मम्मी ने कहा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया समधन जी। सच में मेरी बीमारी के चक्कर में कितना खर्चा हो गया, मेरी तो सारी जमा पूंजी ही खर्च हो गई। इसलिए तो समधन जी ये फॉर्म आपके लिए लाई हूँ, आपके पास। मैंने तो साइन कर दिए हैं, आप भी इन पर साइन कर दो, बाकी डिटेल्स तो नवीन भर देगा। कहते उन्होंने एक खाली फॉर्म दिखाया जिस पर उन्होंने साइन कर रखे थे। उनकी बात मानकर सुहानी की मम्मी ने भी एक दूसरे फॉर्म पर साइन कर दिए। 2-3 पन्नों के उस फॉर्म पर साइन करने के बाद कावेरी जी उनसे बोली, अच्छा समधन जी, अब आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं फिर आपसे इतनी देर बातें किए जा रही हूँ, कहकर वो उस कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुहानी और उसकी मम्मी से बातचीत की। उन्हें किसी भी बात का शक तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि नवीन उन्हें अपने पैसों से दवाई लेकर देता और कह देता कि ये सरकार की तरफ से मुफ्त थी। लेकिन 1-1.25 महीने बाद अचानक सुहानी के मायके के पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का दोबारा फोन आया। मम्मी का हालचाल पूछ लेने के बाद उन्होंने नवीन के हाथों उनके मकान के बिक जाने की बात कही। तब जाकर उसे पता चला
कि इतना बड़ा धोखा हुआ है। उस रात सुहानी का नवीन और कावेरी जी से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, पर दोनों बेशर्मी के साथ बोले थे, अरे आज नहीं तो कल सब कुछ हमारा ही तो है, बेचकर हमने हमारे काम में ले लिया तो क्या गलत है। हमारी तरक्की हो रही है तो तुम्हारी भी तो तरक्की हो रही है, पर ये तो धोखा है। आपने धोखे से मेरी मम्मी के साइन करवाए हैं पेपर्स पर। अब धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी है, तुमसे और तुम्हारी बीमार माँ से जो बन पड़े कर लो। कावेरी जी हाथों को नचाते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। उन लोगों के झगड़े की आवाज अंदर तक सुहानी की मम्मी के पास पहुंच रही थी। सुहानी जब उनके पास गई और बोली, मम्मी बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन लोगों को, आज तो इनको पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया हमें इन लोगों ने, अब चाहे तलाक ही लेना पड़े, पर मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं करेगी। मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ, फिर मेरे बाद तो तेरा कोई भी नहीं है, सुहानी की मम्मी ने कहा। पर मम्मी, इन धोखेबाजों के साथ नहीं बेटा, कम से कम तू अकेले तो नहीं रहेगी, तू बस घर छोड़कर नहीं जाएगी। इन लोगों के कर्मों की सजा तो भगवान देगा, तुझे बस मेरी कसम है। सुहानी की मम्मी ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया, लेकिन वो इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रही। कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। पर कावेरी जी और नवीन को कोई दुख नहीं था, उनके लिए तो बस अब पीछा छूटा था। पर सुहानी तब से बहुत दुखी थी। इस बात को भी 5 साल हो गए। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती का कोई दुख नहीं था, लेकिन अभी 2 महीने पहले नवीन के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिसके कारण उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। बार बार उसके घर के चक्कर लगाने के बावजूद भी वो नवीन को कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसी बारे में वो और कावेरी जी उसके पार्टनर के घर जा रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। नवीन को तो हल्की फुल्की चोटें ही आई थी, लेकिन कावेरी जी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। 25 दिन तक तो वो हॉस्पिटल में ही रही। वहां तो नर्स ने संभाल लिया, लेकिन घर आने के बाद उन्हें किसी न किसी की जरूरत होती थी, लेकिन सुहानी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर कुछ देर बाद उसके जेठ जेठानी वहां पहुंच गए। जेठानी ने आकर ही कावेरी जी को संभाला था। ये देखकर नवीन ने कहा, देखो ये भी तो एक बहू है जो अपनी सास की सेवा में तत्पर है, वरना कुछ बहुएं तो ऐसी होती हैं जिसे अपनी सास से कोई लेना देना ही नहीं होता। इससे पहले कि सुहानी कुछ कहती, उसके जेठ ने कहा, सही कहा तुमने, कुछ बहुएं अपनी सास की सेवा कर लेती हैं। बस बात यह है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया, पर तुमने मम्मी के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसकी मम्मी को धोखा दिया। फिर तुम उससे सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने भैया की बात सुनकर नवीन चुप हो गया। कम से कम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तो खड़ी है। मेरा पति ऐसा करता तो जेल की हवा खिला देती, अचानक भाभी ने कहा। ये सुनकर तो उसने अपनी नजरें नीचे ही कर ली। भैया भाभी 2 दिन वहां रहे, पर भाभी ने ही कावेरी जी को संभाला, लेकिन सुहानी एक बार भी कावेरी जी के कमरे में नहीं गई और ना ही भैया भाभी उससे कुछ कहा। आखिर कैसे उम्मीद करते कि इतने धोखे के बाद वो उसकी माँ की सेवा करेगी? आखिर इस तरह के हालात देख भैया भाभी अपने साथ ही कावेरी जी को ले गए, लेकिन जाते जाते नवीन को जरूर समझा गए, अपनी गलती को सुधार ले। माँ की सेवा करने के लिए तो फिर भी हम हैं, पर तेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। सोच, 5 साल पहले तू जिस जगह खड़ा था आज भी उसी जगह खड़ा है। धोखे का एक पैसा नहीं बचा तेरे पास। भाई, कर्म लौट कर आते हैं, इसलिए समझ जा। पर पता नहीं ऐसा क्या दम भरा हुआ था नवीन में कि उसने अभी भी अपने किए की माफ़ी नहीं मांगी और ना ही सुहानी ने उससे माफ़ी की कोई उम्मीद की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।